बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 29 जून 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 126वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। और रशिया का अगला हदफ अब नज़र आने लगा है। सेवरडोनेट्स्क डॉनबास के बाद रशिया मूव कर रहा है, रशिया की फोर्सेस पेश कदमी कर रही हैं टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया, जो मोल्दोवा का इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। उस जानिब रशिया की फोर्सेस, रशिया का ऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज मिकोलाइव के अंदर दो धमाके, दो हमले रिपोर्ट हुए। 2 रोज़ कबल की अगर बात करें तो मिकोलाइव के अंदर मुसलसल रशिया की फोर्सेस जो हैं वो अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ रही हैं। मिकोलाइव के बाद है ओडेसा, ओडेसा के बाद है ट्रांसनिस्ट्रिया। वही सिमत है जिसका जिक्र रशिया के एक जनरल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी एक स्टेटमेंट में बता दिया था कि रशिया का मकसद है, जो पहला रशिया का टारगेट है वो है कि मॉस्को को कनेक्ट करना है, रशिया को कनेक्ट करना है ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ। तो रशिया का जो ऑपरेशन है वो टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मोल्दोवा की एक टेरिटरी है। डिटेल के साथ मैंने बात की थी। जहाँ तक बात करें कीव की या फिर ईस्टर्न यूक्रेन की, सेंट्रल यूक्रेन के एक शहर में क्रेमेंचुक में निशाना बनाया गया था शॉपिंग मॉल को रशिया की जानिब से। ये यूक्रेन क्लेम कर रहा था। वो मामला अब मजीद वाजे होने लगा है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेमलिन ने, मॉस्को ने ये कहा था कि हमने शॉपिंग मॉल को निशाना नहीं बनाया, हमने शॉपिंग मॉल के साथ एक फैक्ट्री को निशाना बनाया था, असलहे के एक अड्डे को निशाना बनाया था, और उसकी आग फैलने की वजह से शॉपिंग मॉल तक चली गई। तो आज मेयर ने, जो उस शहर का क्रेमेंचुक का मेयर है, उसने भी ये बात एडमिट कर ली। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमने शॉपिंग मॉल को एक वार्निंग लेटर जारी किया था और उस वार्निंग लेटर में हमने साफ साफ लिखा था कि ये असलहा फैक्ट्री साथ है, तो यहाँ पर जो मॉस्को है, रशिया है, वो इस फैक्ट्री को निशाना बना सकता है। तो आप इस मॉल को कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दें, जब तक हम आपको अहकामात जारी नहीं करते इस मॉल को दोबारा खोलने को। तो मॉल का जो ऑनर था उसने उस शॉपिंग मॉल को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से शॉपिंग मॉल तक आग गई और आग फैल गई और उसके नतीजे में तकरीबन 20 लोग जो हैं वो हलाक हो गए, बहुत सारे ज़ख्मी और मिसिंग भी हैं। तो जो क्रेमेंचुक का मेयर है उसने कहा कि जो ऑनर है शॉपिंग मॉल का, उस पर जिम्मेदारी आयद होती है इन हलाकतों की, उस शॉपिंग मॉल की हलाकतों की, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा शोर आलमी इदारे, यूक्रेन, नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने किस किस तरीके की स्टेटमेंट्स जारी की रशिया के ख़िलाफ़, रशिया ब्रूटैलिटी के ख़िलाफ़, टेररिस्ट कहा रशिया को कि शॉपिंग मॉल पर हमला किया। तो आज मेयर ने खुद एडमिट कर लिया कि शॉपिंग मॉल पे हमला नहीं किया था, फैक्ट्री पे किया था, और उस फैक्ट्री की आग शॉपिंग मॉल तक पहुंची, जिसे वार्निंग जारी की गई थी। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर रशिया ने बहुत सख्त एहतजाज किया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी कहा, यूनाइटेड नेशंस को कहा कि जो ज़ेलेंस्की है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का सदर, आप उसे वर्चुअल खिताब की दावत दे देते हैं। वो इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर, जिसका परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रशिया, तो वहाँ पर बैठकर वो कैसी कैसी बातें करता है, नेटो से असलहे, गोले बारूद की डिमांड करता है, मॉस्को पर बेजा इल्ज़ामात लगाता है। तो बीइंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हमें लगता है कि ये तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तरीक़ाकार से। एक तरीक़ाकार होता है एक इंटरनेशनल फोरम का, उसमें किसी को यूं दावत नहीं देते कि आप वर्चुअल खिताब करें और जो बोलना है बोलें। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जोश खिताबत में किस तरह की बातें करते हैं कि आपको भी मालूम है। तो रशिया ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि उस इवेंट और उस इंसिडेंट को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, वर्चुअल खिताब करने का मौका दे दिया, जो इवेंट अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा था। और उस पर मेयर ने भी कह दिया, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने भी कह दिया कि मॉल के ऑनर की जिम्मेदारी है कि वो मॉल को बंद रखता। और रशिया, साबित हुआ कि रशिया ने शॉपिंग मॉल को टारगेट नहीं किया था, रशिया ने असलहे, गोले बारूद के अड्डे को टारगेट किया था, जिसमें नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ जो तोहफे तहफ़ भेज रहे हैं, उनको सक्सेसफुली रशिया ने निशाना बनाया। तो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर जो एम्बेसडर हैं, जो नुमाइंदे हैं रशिया के, उन्होंने सख्त एहतजाज किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वर्चुअल खिताब और जिस तरह की बातें उन्होंने की। खैर, रेफरेंडम्स का मैं आपको बता दूं कि खरसोन का जो इलाका है, जो बहुत कबल रशिया कंट्रोल कर चुका है, उसमें रेफरेंडम आने वाले चंद हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है जुलाई का, उसमें रेफरेंडम होगा। खरसोन फैसला करेगा रेफरेंडम के ज़रिए को मॉस्को में शामिल होना चाहता है। डोनियस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि हम रेफरेंडम कंडक्ट करेंगे सितंबर में, अगस्त के बाद सितंबर में रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा डोनियस्क में।
और हो सकता है कि पूरे डॉनबास के अंदर रेफरेंडम जो है एट वंस कंडक्ट किया जाए कि वो मॉस्को के साथ ऑफिशियली फिर शामिल होने का ऐलान कर दें। तो इन 2 शहरों में रेफरेंडम की तैयारियां की जा रही हैं, मॉस्को में इन्हें शामिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब नेटो में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने की तैयारियां स्टार्ट हो गई उस वक्त से जब से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने जो कंसर्न्स थे वो वापस लिए, जो उन्होंने वीटो कर रखा था इन दोनों ममालिक को इस ग्रुप में, इस अलायंस में आने से रोक रखा था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो तकरीबन 3 हफ्तों के बाद वो मान गए और इनकी मुलाकात हुई तुर्की के सदर की। इन दोनों ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात हुई, अमेरिका के सदर जो बाइडन से भी कुछ सीक्रेट डील तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की एक्सपेक्टेडली हुई, जिसके बाद तुर्की के सदर ने अपने वो कंसर्न्स जो हैं वो वापस तो नहीं लिए, बस स्वीडन और फिनलैंड के साथ कुछ बातचीत, एक लाएहमल तय हुआ कि तुर्की के कंसर्न्स को ये दोनों ममालिक किस तरह से दूर करेंगे, जिसके बाद नेटो का समिट जो कि जारी है उसके प्लेटफॉर्म पर ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सुना दी गई, जिस पर रशिया ने भी कंसर्न जाहिर किए हैं और रशिया ने इसे एक नापसंदीदा इकदाम, एक नापसंदीदा डिसीजन करार दिया। फिनलैंड और स्वीडन जो कि न्यूट्रल कंट्रीज थे और उन्होंने इस ब्लॉक को ज्वाइन करने का फैसला किया एंड उस वक्त जब रशिया इस ब्लॉक की एक्सपेंशन को लेकर यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा था, तो रशिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन 2 न्यूट्रल ममालिक से, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के, कि ये दोनों ममालिक इस तरह से आगे आएंगे नेटो को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन दोनों ममालिक ने नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया और अब तुर्की के कंसर्न्स दूर होने के बाद एज सून एज पॉसिबल नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इन दोनों ममालिक को नेटो की मेंबरशिप दे दी जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने रशिया को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई कि आपकी एक्सपेंशन, आपकी जो ऑपरेशन है, आपने जो फैसला किया उसको ये बहुत अच्छा जवाब है। फिनलैंड और स्वीडन की जानिब से नेटो का जो ग्रुप है, जो अलायंस है, मजबूत होता रहेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की। फिर जो दीगर ममालिक हैं, अमरीका है, यूके बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन औरत होता ना तो वो हरगिज़ ये ऑपरेशन कंडक्ट ना करता। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बोंगियाँ उन्हें कहाँ से सूझती हैं। खैर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि मुझे पता है कि वो मर्द है, लेकिन अगर वो औरत होता तो फिर वो ये ऑपरेशन, ये ब्रुटैलिटी ये कभी भी कंडक्ट ना करता। यूक्रेन में इतना जो ख़तरनाक ऑपरेशन है वो कभी भी कंडक्ट ना करता अगर व्लादिमीर पुतिन औरत होता। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये ऑपरेशन कंडक्ट करके और जिस तरह के इक़दामात व्लादिमीर पुतिन कर रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़, तो उससे व्लादिमीर पुतिन अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है। तो ये जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के हवाले से ये अजीबो-गरीब सी स्टेटमेंट है, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ के ये स्टेटमेंट दी। दीगर ममालिक जो हैं, अमेरिका की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। अमेरिका ने कहा कि एक तो जो पोलैंड है और जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पर नेटो की एक तो मौजूदगी और अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं उनकी मौजूदगी को मैं बढ़ा रहा हूँ। नेटो की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा रही है, 3 लाख तक की जा रही है। नेटो की जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है उसकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। पोलैंड ने शुक्रिया अदा किया अमेरिका का, जो बाइडन का, कि आपने हमारी फ़िक्र कर रहे हैं इतनी ज़्यादा और अपनी नेटो टेरिटरी की फ़िक्र कर रहे हैं कि रशिया अगर इधर तक आता है तो वो इधर तक आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं स्पेन की जानिब से, यूके, यूएसए, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया के हवाले से ये स्टेटमेंट्स जारी की और रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को एक तरह से चैलेंज किया। वही चीज़ें रिपीट की कि हम यूक्रेन का साथ देते रहेंगे और जीत हमारी होगी, हार तुम्हारी होगी। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो नेटो समिट के दौरान घड़ी घड़ी सामने आ रही हैं व्लादिमीर पुतिन और रशिया के ख़िलाफ़। ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और रशिया के ख़िलाफ़ बल्कि चीन के ख़िलाफ़, चाइना के सदर शी के ख़िलाफ़ अमेरिका ने 5 जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी। क्यों उन पर पाबंदी इसलिए आयद की गई कि ये जो कंपनीज़ हैं, 5 कंपनीज़, ये रशिया को सपोर्ट कर रही हैं ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर। तो हम इन 5 चाइनीज़ कंपनीज़ पर पाबंदी आयद करते हैं। G7 में फैसला भी यही हुआ कि रशिया को और चाइना को किस तरह से इन्हें वीक करना है, इन्हें आइसोलेट करना है। तो ये अब इक़दामात स्टार्ट कर दिए गए हैं इन ममालिक की जानिब से चाइना की 5 कंपनियों पर पाबंदी आयद करके। उसके जवाब में जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट की, ये ट्वीट देखिए उनकी, इसमें उन्होंने 2 तस्वीर जारी की, एक G7 की और एक ब्रिक्स की। ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
उसकी तस्वीर इन्होंने जारी की और उसके ऊपर लिखा कि जब G7 कंट्रीज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को रेफ़र कर रहे हैं तो आप उसका मतलब देख लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनका मतलब क्या है। उन्होंने आबादी लिखी इन ममालिक की, इन ब्लॉक्स के जो ममालिक हैं उनकी आबादी टोटल लिखा कि 3.2 बिलियन ब्रिक्स की आबादी है और 777 मिलियन G7 कंट्रीज़ की आबादी है। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो फिर इनका मतलब ये होगा ब्रिक्स कंट्रीज़ मतलब होगा इनका, यानी कि एक तरह से ये कहा कि रशिया चाइना ब्लॉक इज़ वे बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन योर ब्लॉक, कि हमारा जो ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और उसकी आबादी भी ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, उसकी पावर भी ज़्यादा है, वो इकोनॉमिकली भी आपसे बड़ा है और दिफाई एतबार से भी ज़ाहिर है रशिया और चाइना और इंडिया खुद बहुत बड़ा मुल्क है। तो उन्होंने ये कहा कि ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इस तरह से चाइना और अमेरिका, चाइना और नेटो, चाइना और G7 के दरमियान भी मामलात जो हैं वो सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला स्टार्ट हो चुका है। G7 समिट के इख्तिताम पजीर होने के फ़ौरन बाद इस तरह के इक़दामात, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आना जो है वो इस बात का इशारा है कि ये जंग जो है वो ये तनाज़ा और मज़ीद फैलेगा, ना सिर्फ रशिया की टेरिटरी और नेटो के मामले तक बल्कि चाइना को भी इसमें अब वो वीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं ये ममालिक, ये अलायंस जो हैं। और इनकी जानिब से स्टेटमेंट क्या सामने आएगी, इसी तरह सेंक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा रशिया पर, रशिया के एलाइज पर, इत्तेहादियों पर, और जो ममालिक रशिया का साथ दे रहे हैं इस जंग के दौरान कि उसकी इकॉनमी ना गिरने पाए, जैसे चाइना है। तो इस ब्लॉक ने ये कहा, नेटो ममालिक के ब्लॉक ने, नेटो कंट्री जर्मनी ने कहा अपनी स्टेटमेंट में कि ये सैंक्शंस एक शर्त पर हटाई जा सकती हैं। ओलाफ शॉल्स की ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा एक शर्त पर ये सैंक्शंस हटाई जा सकती हैं कि रशिया ये तस्लीम करे कि यूक्रेन का ऑपरेशन रशिया की, मॉस्को की सबसे बड़ी गलती थी। कभी रशिया ये तस्लीम नहीं करेगा और कभी आप सैंक्शंस नहीं हटाएंगे और जो रेफरेंडम है वो भी हो जाएंगे और ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन जो है अल्टीमेटली वो ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव से कट भी जाएगा। और ये जो दोनों पार्टियां हैं, नेटो की मैं बात कर रहा हूँ और रशिया की, ये किसी तौर राज़ी नहीं होती। सख्त स्टेटमेंट्स, सख्त इक़दामात दोनों पार्टियों की जानिब से सामने आ रहे हैं। उम्मीद की किरण भी पहुंच चुकी है कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत। इंडोनेशिया के सदर पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। हो सकता है मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक ये मुलाकात हो चुकी हो। फिर वो मॉस्को जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनकी अहलिया उनके हमरा हैं और वो दोनों ममालिक के सरबराहान को सीज़ फायर पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे, बातचीत पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे। G20 समिट में इन्विटेशन का ये बता दूं मैं आपको कि व्लादिमीर पुतिन नहीं जा रहे, कंफर्म कर दिया मॉस्को के ऑफिशियल्स ने कि व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में बराह रास्त शिरकत नहीं करेंगे। तो इंडोनेशिया के सदर बहरहाल कोशिश करेंगे सीज़ फायर की, कोशिश करेंगे दोनों ममालिक के सरबराहान को बातचीत की टेबल पर बिठाने की। नज़र रखेंगे कि किस हद तक इंडोनेशिया के सदर की कोशिशें कामयाब होती हैं। एक आखिरी उम्मीद है इंडोनेशिया के सदर, इसके बाद मुझे नहीं लगता जितने भी सालिस आए वो पीछे हट गए, तुर्की भी पीछे हट गया। तो अब इंडोनेशिया एक आखिरी उम्मीद नज़र आती है इस तनाज़े, इस जंग के मज़ीद फैलने से कबल। किस हद तक ये कोशिश कामयाब होती है, अगली वीडियो में आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।